Hello everyone, welcome to the world of accounting. We need to see that how accounting cycle operates. सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल. जर्नल से पोस्टिंग होती है ट्रांजैक्शंस की लेजर में. लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस एंड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस वी जनरेट आवर फाइनल अकाउंट्स. नाउ लेट अस सी व्हाट इज जर्नल. But before we proceed to journal, we will have to check out what are the various classifications of the accounts. Accounts को हम दो भाग में स्टडी कर सकते हैं. First one is personal accounts, second is impersonal accounts. Personal accounts, whenever we talk of any particular person, for example Ram, for example Sham, we are talking of personal accounts. But whenever we are not talking of any person, but we do talk of expenses, revenues, sales, purchases, we are talking of impersonal accounts. Now let us see how personal accounts can be categorized. Personal account के तीन भाग होते हैं. Natural person personal account, artificial person personal account, representative person personal account. Now, what is natural person? Natural person means any person who is living, any person whom we can see. हम जिसको देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो कहलाता है नेचुरल पर्सन. फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब लोग हैं नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट. अगर हम इनको कुछ भी बिजनेस से बेचते हैं, कुछ भी इनसे खरीदते हैं, तो इनका नाम हमारे जर्नल में लिखा जाता है एज राम अकाउंट और श्याम अकाउंट, जिसके साथ भी हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं. दूसरा, आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन वो इंसान है जो दिखता नहीं है, बट इट डू एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ. लॉ कहता है कि ये इंसान है. फॉर एग्जाम्पल राम एंड कंपनी. अगर राम हमारे पास आए और हम राम को कुछ बेचे तो राम एक पर्सनल अकाउंट है. अगर राम हमारे पास आए और वो अपने बिजनेस के लिए हमसे स्टेशनरी या कोई भी प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं वो खरीद के लेके जाए, तो हमने किसको सामान बेचा? एक आर्टिफिशियल पर्सन को, जिसका नाम है राम एंड कंपनी. तीसरा इसका जो भाग है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर्सनल अकाउंट. कई बार ऐसा होता है कि कुछ सैलरीज जो हमें इस महीने पे करनी होती है वो हम अगले महीने पे करते हैं. अगले महीने पे करना मतलब खर्चा इस महीने का, बट पे किया अगले महीने में. तो अगले महीने वो खर्चा हम कैसे शो करेंगे कि पिछले महीने का कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो हम नेक्स्ट मंथ में पे करने जा रहे हैं. एंड दिस आउटस्टैंडिंग बैलेंस विल बी नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर्सनल अकाउंट. सपोज हमने अपने बिजनेस का एक पोर्शन किसी को किराए पर दिया. अब उससे किराया लेने हम जाते हैं 31 मार्च को, पर एक महीने ऐसा हुआ कि हम उससे 31 मार्च को किराया लेने नहीं गए. हम उसके पास चले गए 1 अप्रैल को, और जब हमने देखा कि 31 मार्च तक हमने भाई क्या कमाया, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमने तो कह देना हमने किराया लिया नहीं, जबकि वो किराया तो इसी महीने का था. तो वो किराया हमारा बन जाता है एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम यानी कि वो इनकम जो इस महीने हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो इस महीने ना मिलकर अगले महीने हमने ली. तो इस महीने के लिए वही इनकम हमारी बन जाएगी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर्सनल अकाउंट. सेकेंड इज impersonal accounts, and impersonal accounts can be divided into two categories: real accounts and nominal accounts. Whatsoever we can touch is known as real. एक वो चीज जिसकी रियलिटी है. फॉर एग्जाम्पल tangible real accounts and intangible real accounts, जैसे हमारी जमीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सब रियल अकाउंट्स है.
cash. Cash is again a real account. Second is nominal accounts. All the expenses which we incur during a particular period, or all the revenues which we have generated for that particular years is known as nominal account. So nominal account can be divided into two categories: expenses and losses accounts, or incomes, gains and profit accounts. Before we proceed finally towards journal, let us see what are the three rules which will help us in building our books. These three rules are also known as golden rules of accounting. So three rules are: number one, for real account, debit what comes in and credit what goes out. जो हमारे पास आ गया, जो हमारी प्रेमिसेस में एंटर कर गया, अगर वो रियल अकाउंट है तो उसे हम करेंगे डेबिट. अगर कोई रियल अकाउंट हमारे प्रेमिसेस से बाहर चला गया, उसको हम कर देते हैं क्रेडिट. सेकेंड, पर्सनल अकाउंट्स. एक अकाउंट अगर पर्सनल अकाउंट की नेचर का है तो अगर हम उससे कुछ रिसीव कर रहे हैं तो वो बन जाएगा क्रेडिट, क्योंकि हमने उससे रिसीव किया और वो पर्सन हमारे लिए हो गया गिवर. अगर हम उसको कुछ दे रहे हैं और वो हमसे कुछ रिसीव कर रहा है तो वो पर्सन को हम करेंगे डेबिट. सो द रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तीसरा अकाउंट है नॉमिनल. कोई ऐसा अकाउंट जो नॉमिनल नेचर का है और अगर वो खर्चा है तो उसको सिंपली डेबिट कर दो, अगर वो इनकम है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट. सो द रूल बिकम्स for nominal account, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Remember one thing, whenever you are to frame any transaction in the journal, we need to identify two things. Number one, what is the nature of account, whether it is a real account, personal account or nominal account. And second thing is, what will be the rule which is going to be applied on that particular account. So after identifying the account and applying the rule on that particular account, we will be framing the entry which will ultimately be registered in our journal. Now there is opening entries which are used in journal. क्या होता है कि वी अज्यूम दैट बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न. बिजनेस हर साल चलता रहता है, बट हमें साल के एंड में ये देखना होता है कि हमारे पास क्या बचा, क्या हमने कमाया और क्या हमने लॉसेस इनकर किए. तो पिछले साल के बैलेंसेस हमें अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करने पड़ते हैं, और जब हम पिछले साल के बैलेंसेस को अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हम उस एंट्री को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री. नाउ लेट अस सी how opening entries are passed in the accounting books. So normally our accounting period starts from April 1 and it ends to 31st March of every year. So for the beginning of this year, as the year begins with 1st April 2009, we need to pass the opening entry to assume that business will be continuing in this particular year also. So क्या होता है कि XY कंपनी के पास पिछले साल के कुछ बैलेंसेस हैं जो इस साल उसी कंपनी के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं. जैसे उसके पास कुछ कैश पड़ा था तकरीबन 12,000 रुपए, बैंक था 18,000, रामू का डेबिट था 20,000, स्टॉक पड़ा था 25,000 और शाम को हमने कुछ अभी उधार वापस करना है 5,000 रुपए. अब हम देखते हैं जर्नल में इस ओपनिंग एंट्री को हम कैसे पास करेंगे. वेरी सिंपल, जो कुछ भी डेबिट है उन सबको आप डेबिट कर दीजिए, जिस जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए. अब मान लीजिए आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर क्या बनती है, कैपिटल. और अगर आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर क्या बनती है, गुडविल. इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, कैश इन हैंड डेबिट 12,000, बैंक बैलेंस डेबिट 18,000,
रामू डेबिट 20,000। अब रामू क्योंकि हमारा डेटर है, हमने उससे अपना पैसा वापस लेना है, पिछले साल नहीं लिया, अगले साल लेंगे, तो वो हमारी एसेट बन गई। जो एसेट है वो डेबिट होगी, जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारी लाइबिलिटी है, वो क्रेडिट होगी। स्टॉक इज ऑल्सो अवर एसेट, स्टॉक को हमने डेबिट कर दिया 25,000। अब देखिए क्रेडिट में क्या आता है। पहली चीज आई शाम, शाम को हमने पैसे लौटाने हैं, शाम हमारी लाइबिलिटी है, तो शाम क्या हुआ, क्रेडिट। सब कुछ डेबिट करने के बाद अगली एंट्रीज में शाम को हमने कर दिया क्रेडिट। अगर हम इसका बैलेंस चेक करें तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचती है 70,000 रुपए, क्योंकि हमारे पास टोटल एसेट थी 75,000, जिसमें से हमने 5,000 जो शाम का देना है उसको माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया, घटा दिया, तो हमारे पास क्या बचता है, 70,000 रुपए। इसका मतलब जो 70,000 रुपए बचे वो होगी हमारी कैपिटल। सो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। नरेशन हमें यह बताएगा कि ये एंट्री किस लिए पास की गई। लेट अस टेक अनदर 3 days। रेंट again an expenditure, we need to debit that, so ultimately the entry will become salary account debit rupees 5,000, rent account debit rupees 2,000 against what, cash. Cash is a real account. As per rule, cash account will be credited because real account says we need to debit whatever is coming in the business and we need to credit whatever is going out of the business. In this particular transaction, cash is going out in the form of salaries or rent. So total cash, whatever is going out on 26th of April is 7,000. 5,000 for salaries, 2,000 for rent. Ultimately 7,000 is going out, so cash will be credited with rupees 7,000 and narration will be being salaries and rent paid. April 27, rent of house paid and interest paid by bank. Now see, there is a difference between the rent which was paid on 26th and the rent which was paid on 27th. Can you observe the difference? क्या डिफरेंस समझ में आता है। 26 तारीख को जो रेंट दिया वो हमने दिया अपनी दुकान का, शॉप का, तो वो हो जाता है हमारा बिजनेस एक्सपेंडिचर। और 27 तारीख को जो हमने रेंट दिया वो रेंट था हाउस का, यानी हमारे घर का, जिस घर में वो पर्सन रहता है जिसने बिजनेस शुरू किया। अब क्योंकि घर में वो पर्सन खुद रहता है, उसमें उसका बिजनेस तो आने से रहा, बिजनेस तो रहने से रहा। राम एंड कंपनी किसी घर में कैसे रह सकती है, वो शॉप बंद करके तो रह नहीं सकती। सो राम एंड कंपनी क्योंकि उस घर में नहीं रहती है जिस घर का किराया राम एंड कंपनी ने दिया है, तो इसका मतलब ये किराया राम का अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे ये किराया जो हम हाउस के लिए दे रहे हैं वो क्या बन जाता है, ड्रॉइंग्स। That is why there is a difference between the rent which was paid on 26th of April and the rent which was paid on 27th of April. So the rent which was paid on 27th of April will be treated as drawings. And drawings being a personal expenditure, rules for personal expenditure states, debit the receiver, credit the giver. The person who is taking the cash out of the business is receiving that cash. So drawings will be debited and cash, because we are paying cash for the house rent, cash being a real account, rule for real account states, debit what comes in, credit what goes out, cash is going out of the business, so cash will be credited. Ultimately the entry will be drawings account debit to cash account. Now let us see what happens next. After preparation of journals, ledger is prepared. Now what is ledger? जो एंट्रीज हमने जर्नल में की, जो अकाउंट्स हमने जर्नल में क्रिएट किए, वही अकाउंट्स, वही एंट्रीज अब लेजर में पोस्ट करनी है। टिपिकली द मीनिंग ऑफ लेजर इज इट इज अ डाइजेस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स यूटिलाइज्ड बाय एन एंटिटी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। जो अकाउंट्स हमने जर्नल में क्रिएट कर दिए वही अकाउंट्स उठा के अब हम लेजर में ले आए और
हर अकाउंट के रिलेटेड हर तरह की एंट्री हमने एक पेज पर लिख ली। बस यही लेजर है। लेजर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड अकाउंट्स kept current in a systematic manner। हमेशा याद रखिए, लेजर करंट होता है, लेजर अपडेटेड होता है। पुराना सारा रिकॉर्ड लेजर में डालकर जो कुछ आज तक हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा हम लेजर में डालते हैं। Now always remember one thing, debits are always on the left side and credits are always on the right side। लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट लिखेंगे और राइट साइड हमेशा क्रेडिट लिखेंगे। Now let us see how we are going to make a ledger from this particular journal। This is the cash account। For the simplicity of posting the entries, we are ignoring the journal folio page and the ledger page। We'll be simply transferring the entries from the journal to the ledger। So the first entry in cash account is the opening balance, because April 1 is the opening entry, and cash we know it has debit balance, so on 1st of April we'll be writing to balance brought down amount। See the amount on the face of the journal, it was 12,000। so हम इस अकाउंट में 12,000 रुपए से अकाउंट को brought forward कर लेते हैं। Now why we have written BD? BD stands for brought down। brought down means पिछले साल का लेजर था, उसमें 12,000 रुपए कैश अकाउंट में शो हो रहे थे, वही 12,000 रुपए हमने इस बार जर्नल में शो किए एज एन ओपनिंग एंट्री, और वही 12,000 उठाकर हम लेजर के इस साल के लेजर में शुरू वाले दिन में पोस्ट कर देते हैं कि इस साल जो हमने कैश का खाता खोला वो 12,000 रुपए से खोला। And then on 5th of the April, you can see that there is an entry, cash account debit to capital account। तो हमारे पास 50,000 रुपए और कैश आ जाता है। 50,000 रुपए कैश आया, डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो गया। 5th of April, entry will be to capital account, amount which will be transferred is 50,000। Now first of all we are going to complete cash account as such, and then we will be following it up with other accounts। So we'll be proceeding with the cash account only। Let us see that what happens to the overall cash balances of the company। अब मेरे को ये देखना है कि जब अप्रैल का मंथ खत्म होता है मेरे हाथ में कितना कैश अकाउंट बचता है, ताकि मैं उसको 1 मई को लेके जा सकूं। तो हमने शुरू किया 1 अप्रैल से, जब हमारे पास कैश था 12,000। कुछ हमने कैश इंट्रोड्यूस किया, कुछ हमने इसमें सेल्स की, और हमने कुछ इसमें से बिजनेस के खर्चे भी किए। तो जब हम इसका टोटल लगाते हैं तो डेबिट साइड का टोटल हमने लगाया 87,000 रुपीज। हमने जो टोटल कैश बिजनेस में लिया वो था 87,000 रुपीज, और इसमें से सारे खर्चे कम करके हमारे पास जो कैश बैलेंस बचा वो था 19,500। So what we are going to do now is the balancing of the cash account। सब एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद 30th अप्रैल को आप स्क्रीन पे बोल्ड की हुई फिगर देख रहे हो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 19,500 रुपीज। तो 30th अप्रैल को हमारे हाथ में 19,500 थे, जिसको हमने कैरी डाउन करना है, नीचे लेके आना है, अगले महीने में ट्रांसफर करना है। इसलिए हम यहाँ पे वर्ड कैरेट डाउन का इस्तेमाल करते हैं, C/D। तो यही हमारा जो बैलेंस है 1 मई को बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाता है, एंड अमाउंट इज 19,500 रुपीज। सो वी हैव डन all the entries, we have posted all the entries to the ledger account, and what is our next step? After ledger we are going to prepare trial balance। ट्रायल बैलेंस जैसे कि इसका नाम बता रहा है, it is what? It is simply the balancing or summarization of the accounts which we have prepared in the ledger। Typically defining trial balance, it is an internal document। Internal document means that it is a document used in the business houses itself and is not required to be shown to the public as a part of the financial statements।
So it is a listing of all the accounts with their related balances, the balances which we will be extracting from the ledgers so that we can prepare the trial balance. It provides a check on the accuracy by showing whether the total debits are equal to total credits. So trial balance is said to be a arithmetical proof of that our ledgers are accurate. All the debits are equal to all the credits. It is a listing of all the accounts with the balances at the end of the accounting period after all transactions have been journalized and posted. So we have covered the two steps towards the preparation of final accounts, and trial balance is the third step towards that. We'll be summarizing the ledgers and we'll be taking up the balances from the ledgers we have prepared, and then we'll be finalizing the trial balance. To take an example, we have taken two accounts, cash account and staff welfare account. अब ये एग्जाम्पल इसलिए हमने ली है ताकि हम देख सकें कि कौन सा बैलेंस हमने इस अकाउंट में से उठाकर ट्रायल बैलेंस में लेकर जाना है। देखिए हमारे सामने एक कैश अकाउंट है जिसमें डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस है 12,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है 19,500 रुपए। अब इस 19,500 रुपए को हमने कैश अकाउंट में से उठाकर ट्रायल बैलेंस में ले जाना है। सिमिलरली स्टाफ वेलफेयर अकाउंट एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टाफ वेलफेयर अकाउंट में से 1,000 रुपए का जो बैलेंस है यहां से इसको उठाएंगे और ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द summarized balances which we have extracted from the ledger which was prepared in the previous session. So cash has shown 19,500 as balance, bank 55,450 rupees as balance, Ramu 6,500, stock 25,000, purchases 40,000, like all these balances. So इन balances से अब हम trial balance बनाएंगे। जैसा कि हमने पढ़ा 3 मेथड्स ट्रायल बैलेंस बनाने के होते हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड कंपाउंडेड और टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले हम आते हैं बैलेंस मेथड पे। जो बैलेंसेस अभी हमने एग्जांपल में देखे वही बैलेंसेस हमने उठाकर ट्रायल बैलेंस ड्रॉ कर लेना है। सी दिस इज द परफॉर्मा ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ऑन द टॉप वी विल बी राइटिंग trial balance as on 30th April 2009. On one hand we have written particulars, then the ledger folio, debit, credit. Particulars will show the head name. Head name means the account name. For example, if we have taken the balance of cash account, then we will be writing cash. If we have taken the balance of bank account, then we will be writing bank. Ledger folio. लेजर फोलियो में जिस लेजर के पेज से हमने कैश अकाउंट का बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया है वो पेज नंबर हमने यहाँ पे लिख देना है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल बी स्किपिंग लेजर फोलियो और लेजर पेज नंबर्स। सो वी आर गोइंग टू मेक इट एज अ ब्लैंक थिंग। हम लेजर फोलियो में कुछ भी नहीं लिखेंगे। डेबिट, अगर तो अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट में लिखना है, एंड क्रेडिट, अगर अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो हम उसको क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे। तो चलिए एक एक करके अकाउंट उठाते हैं और उसका बैलेंस डालते हैं। कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस था तो डेबिट साइड पे लिख दिया। बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे लिख दिया। रामू का डेबिट है, स्टॉक, परचेजेस, ऑफिस फर्नीचर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ड्रॉइंग्स, यहां तक सब बैलेंसेस डेबिट थे, हमने सबको डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया। देन परचेजेस रिटर्न, इट वाज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, सो वी हैव पोस्टेड इट ऑन क्रेडिट साइड। सेल्स क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड अगेन क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड credit balance. So all these balances are posted on the credit side of the trial balance. Similarly, taking other accounts like sales return, advertisement, discount allowed, rent,
staff welfare, all were having debit balances. So we extracted the balances from those accounts and posted them in the trial balance on the debit side. So अगला स्टेप क्या रहता है कि आप इस सारे डेबिट्स को टोटल कीजिए, सारे क्रेडिट्स को टोटल कीजिए, और इस टोटल में अगर तो डेबिट क्रेडिट के इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब है हमारे लेजर से जो अकाउंट ट्रांसफर है वो अरिथमेटिकली करेक्ट है, एक्यूरेट है. सो हमने इसको टोटल किया. डेबिट का टोटल एकदम लास्ट कॉलम में जाकर आता है हमारे पास 1,68,050 रुपीज. सिमिलरली जब हम क्रेडिट का टोटल करते हैं, टोटल कम्स टू 1,68,050 rupees. So this is how we prepare trial balance by using balance map. Now let us see some adjustments. There are some balances, there are some business transactions which happens after the preparation of balance sheets. But yes, we need to record them. There are certain adjustments which are meant to be done after 31st of March. So we need to adjust those entries. Now let us take the first example. Depreciation. What is depreciation? जब हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो यूज करने से उसमें कुछ घिसावट होती है. इस घिसावट की वजह से हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है. तो उसकी वैल्यू को कम करने के लिए हम जो अकाउंट क्रिएट करते हैं उसका नाम है डेप्रिसिएशन. नाउ सी, इफ द वर्ड डेप्रिसिएशन इज रिटन इन द ट्रायल बैलेंस, देन डेप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. व्हाई? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर. अगर एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, एज पर रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नीड्स टू बी डेबिटेड. इसलिए डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दें. बैलेंस शीट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज जो आइटम ट्रायल बैलेंस में दी जाती है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दी जाती है, उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होनी होती है. नाउ लेट अस सी when the depreciation is given outside the trial balance. So when the depreciation is given outside the trial balance, it requires two adjustments. Now two adjustment, first will be depreciation because it is our expenditure as we have discussed in previous slide. So we will be recording the amount of depreciation on the debit side of profit and loss account. So we will be writing to depreciation and the amount with which the asset has been depreciated. Second adjustment, on the balance sheet side, we need to deduct the amount of depreciation from the asset. कौन सी asset? जिस asset के लिए हम depreciation charge कर रहे हैं. So अगर asset हमारी land है, land को depreciate करें. अगर एसेट हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करें. अगर मशीनरी है तो मशीनरी को डेप्रिशिएट करें. जिस तरह की भी डेप्रिसिएशन हमसे पूछी गई है, हमने वो डेप्रिसिएशन उसी एसेट में से लेस कर देनी है. सो इसकी सेकेंड एंट्री, सेकेंड एडजस्टमेंट कहां पे होगी? बैलेंस शीट में. सो ऑन द एसेट साइड वी विल बी डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन from the asset and net asset amount will be shown in the amount column. Let us take what is bad debts. Bad debts का मतलब है वो पैसा जो हमने डेटर से लेना था, बट किन्हीं कारणों की वजह से हम डेटर से वो पैसा नहीं ले पाए और हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि हमें ये पैसा वापस मिल जाएगा. So what is bad debt? Bad debt are the losses for the business, and according to the rule of nominal account, all losses are supposed to be shown on the debit side. So in P&L account, we are going to show bad debts on the debit side. We will be writing two bad debts, and in the amount column, we will be putting the amount of bad debts. There will be no entry in the balance sheet.
Now, we know that normally it happens that 10% of the debtor becomes bad, or say 2% of the debtor becomes bad every year. Depending upon our past experiences, we observe that 1% or 2%, or as per the observation, some of the debtors become bad. When debtors become bad, it means that these debtors are not going to be realized, and we know that it is going to happen. So we will be creating some sorts of provision, ताकि अगर हमें लॉस हो तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो जाए. So अगर provision create करना है, all provisions will be given outside the trial balance, and if some are given inside the trial balance, then there will be a separate case. Now let us take the case when bad debt provisions are shown outside the trial balance. So the first thing is, it is being a provision for the bad debt, it is a provision for the loss, and all loss provisions will be shown as per nominal account in the debit side of the profit and loss account. So here bad debts will be adding up provision for bad debts. हम bad debts में bad debt provision ऐड कर देंगे और टोटल अमाउंट हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे. एंड सेकेंड एंट्री विल बी, हम इतने ही अमाउंट से डेटर्स पहले से ही रिड्यूस करके चलेंगे. सो ऑन द एसेट साइड where we will be writing debtors, we are going to simply deduct the provision of bad debts from the debtors, और टोटल अमाउंट नेट अमाउंट हमने अमाउंट कॉलम में लिख देना है.